सो फ्रेंड्स, आपने जो भी स्टार्ट किया होगा वो मैटर नहीं कर रहा है। आपने जो आज तक किया है, आपने कितना पढ़ाई किया, कुछ नहीं मैटर करेगा। ये जो अभी लास्ट के फ्यू डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, इसमें अभी आप क्या करोगे वो मैटर करेगा कि आपका रिजल्ट कैसे होगा। द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर बिगर सक्सेस यू विल हैव। वो है कि साइंस एक मैजिक है। यस, साइंस इज मैजिक, हार्ट ऑफ केमिस्ट्री आर केमिकल रिएक्शंस। सो हम नॉर्मली अगर साइंस को देखा जाए तो कुछ ना कुछ मजेदार होगा, कुछ ना कुछ जादुई होगा। तो वो पूरा जादुई चीजें आपको देखने मिलेंगी बस केमिकल रिएक्शंस में। ओके, यहाँ पे एक डायलॉग है, Facts are not science, as dictionary is not a literature, by Martin H. Fisher. I know definitely this question is not going to come in the exam, so ये तो आप बिल्कुल मत पढ़िए। So let's start the today's session. So normally हम देखेंगे तो अगर हमने normally दूध गर्मी के समय में अगर हमने दूध बाहर रखा तो वो दूध फट जाता है, फटने के बाद उसका दही बन जाता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमें नॉर्मल चेंजेस दिखते हैं कि गैस बबल फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेट का अर्थ होता है कि सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि अगर रिएक्शन हुई और उसमें कुछ ऐसे बच गया, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस कुछ बच गए तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कलर रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, वॉल्यूम चेंज होता है या स्मेल और टेस्ट चेंज होती है। अगर नॉर्मल कोई भी रिएक्शंस अगर हमें मतलब देखिए कि हम अगर खाना पकाते हैं, खाना पकाते वक्त क्या हो जाता है कि थोड़ी देर बाद एक अच्छी सी स्मेल आने लगती है, एक बताती है कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुई है। ओके, हाँ, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो वो व्हाइट फ्लेम से बर्न होती है। वो व्हाइट फ्लेम से बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, वो व्हाइट कलर की पाउडर जैसे होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या जानना है कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? नॉर्मली जो अपना एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। वही ऑक्सीजन बर्न होके मैग्नीशियम के साथ बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। ये रिबन होती है, उसको अगर हम डायरेक्ट जलाने जाए तो वो जो ऑक्साइड लेयर है वो स्ट्रांग होती है, तो वो जल नहीं पाती। तो अगर जब हम उसको सैंड पेपर से उसको रब किए तो डायरेक्टली मैग्नीशियम आ जाता है, जो नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डायरेक्टली बर्न हो जाता है। सो क्या कि जो मैग्नीशियम है वो डैजलिंग फ्लेम से बर्न होता है, वाइट पाउडर बनती है और उसकी रिएक्शन हमने देखी है कि Mg plus O2 will give MgO। MgO मतलब क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg मीन्स मैग्नीशियम, O2 मीन्स ऑक्सीजन। एक्टिविटी नंबर 1.2 की लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों के रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। सो लीड आयोडाइड ये एक येलो प्रेसिपिटेट होता है, रिएक्शन हुई है। सो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? सो वो है कि स्टेट चेंज होती है, सॉलिड का लिक्विड बन जाता है, लिक्विड का गैस बन जाता है, कलर चेंज होता है और गैस इवॉल्व होती है, जैसे कि H2 गैस इवॉल्व होती है जो पॉपअप साउंड देती है, आपने पहले पढ़ा होगा। और टेम्परेचर में चेंज होता है, मतलब अगर आप इस बीकर में आपने दो केमिकल मिक्स कर दिए तो आप अगर इसको टच करेंगे तो आपको थोड़ी हीट फील होगी, आपको थोड़ी गर्मी फील होगी। तो वो हीट फील होती है बिकॉज केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है। सो केमिकल इक्वेशन के बारे में जानिए। सो केमिकल इक्वेशन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट रखना है, साइड में जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इस एरो के जो राइट साइड में होता है वो होते हैं प्रोडक्ट्स। ये जो एरो है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि समटाइम्स हमें ऐसे दिया होता है। इसका अर्थ ऐसे होता है कि रिएक्शन दोनों बाजू जा रही है, आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहा है और पानी टूट के फिर से
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना रहा है। सो ये रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे की तरफ, रिवर्स मतलब पीछे की तरफ। तो ये जो सिंबल है वो दोनों रिएक्शंस को दिखा रहा है। हमें केमिकल इक्वेशन कैसा लिखना चाहिए? सो केमिकल इक्वेशन हमें नॉर्मली हम जो ऐसे केमिकल जो हमें एलिमेंट्स के सिंबल है उनका यूज करके जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जो एरो है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। और जो अनबैलेंस, और ये बैलेंस नहीं है, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे बस एक ही ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से हमें ये रिएक्शन अनबैलेंस है। तो वो क्या है कि वो एक अनबैलेंस रिएक्शन है और उस रिएक्शन को कहा जाता है स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो ये जो मेन स्टेटमेंट है वो आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो वर्ड इक्वेशन होता है ऐसे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये है नॉर्मली वर्ड इक्वेशन। और अगर हम इस वर्ड इक्वेशन को हमें अगर केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो जिंक का सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4, जिंक सल्फेट का सिंबल है ZnSO4 और हाइड्रोजन का सिंबल है H2O। आपको हमें ऐसे केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ती है और हमें दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने होते हैं। और ये यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स है जिससे हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं। इसकी कुछ जरूरत नहीं, एकदम सिंपली अगर बोले गए तो अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें क्या करेंगे? अगर सिंपली देखिए, यहाँ पे आयन है, Fe मतलब आयन, और यहाँ पे आयन है। यहाँ पे कितने आयन है? यहाँ पे 3 आयन है। तो और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितने जाएंगे? 3 हमें आयन करने हैं। ओके, सिंपली यहाँ पे कितने? यहाँ पे 2 H2 थे, यहाँ पे 2 H2 थे, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 4। मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने चाहिए थे? 4। तो अगर हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, पर यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 2 जा 8, और यहाँ पे भी हमें 4 लगाना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसे हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है और इसको हमें बैलेंस करना है हीट एंड ट्रायल मेथड से। और हीट एंड ट्रायल मेथड को हम सिंपली बोल सकते हैं हमें तुक्के मारने हैं। तुक्के मार मार के हमें एक दो तुक्के मार के हमें उसको अच्छी तरीके से बैलेंस करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे एक स्टेप, जो लास्ट स्टेप जो मैं अभी इम्पोर्टेंट है, अगर आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, कि फिजिकल स्टेट लिखना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आयन क्या होगा? ये जो आयन है वो आयन होगा सॉलिड स्टेट में। सॉलिड का सिंबल है S। जो H2O मतलब क्या? वाटर कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड। जो Fe3O4 मतलब जो ये आयन का ऑक्साइड है, इसका सिंबल वो होगा सॉलिड, और ये H2 क्या होगा? गैस। केमिकल रिएक्शन में हर एक कंपाउंड के हमें फिजिकल स्टेट्स मालूम होने चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कभी हमें केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर मतलब हर एक केमिकल रिएक्शन को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो अच्छे से केमिकल रिएक्शन हो पाती है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वो अच्छे से केमिकल रिएक्शन हो पाती है। कैटलिस्ट का अर्थ होता है, कैटलिस्ट जो होता है उसका काम यही होता है कि केमिकल रिएक्शन को वो फास्ट करा देता है। अगर नॉर्मली देखें H2 + O2 gives H2O, अगर हमने ये नॉर्मली रिएक्शन देखी है तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वो नॉर्मली कंबाइन होके वाटर बनेंगे। बट अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो होती है कैटलिस्ट काम क्या करती है? रिएक्शन को फास्ट करा देती है। ये जो रिएक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना याद रखिए कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल are the few conditions which are necessary to conduct this reaction।
ये ऊपर जो एरो के ऊपर ऊपर नीचे लिखे होते हैं वो कंडीशन होते हैं कोई भी रिएक्शन होने के लिए। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ ज़्यादा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या कि अगर यहाँ पे एक और दो ऐसे दो केमिकल हैं, अगर यहाँ पे ऐसे दो केमिकल है, वो दोनों मिक्स होके एक थर्ड केमिकल बना रहे हैं और वो दोनों मिलके एक तीसरा केमिकल बना रहे हैं, मतलब क्या वो कंबाइन हो रहे हैं। जब कोई भी दो और मोर रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। कोई दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक ही प्रोडक्ट बनाता है, मतलब क्या वो कंबाइन होके कोई तो एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दिया जाए तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको अगर हम पानी के साथ मिक्स कर दें तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेक्ट लाइम। सो अगर ये रिएक्शन में अगर हम हाथ लगा के देखेंगे बीकर को तो वो हमें थोड़ा सा गर्म फील होता है, तो वो थोड़ा सा हमें गर्म, मतलब थोड़ा सा गर्म फील होता है, मतलब क्या टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। मतलब ये एक कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मतलब एक्सो मतलब क्या, बाहर डालना। एक्सो मतलब क्या, बाहर डालना। कि वाइट वॉशिंग जो हम घर में करते हैं तो एकदम अच्छे से वाइट चमक आ जाती है, वो चमक आती है कैल्शियम कार्बोनेट की। वो किसकी चमक होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। नॉर्मली देखिए कि जो हम कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम अगर वाटर के साथ मिक्स करें तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस में आके वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड होता है और वो थोड़ा शाइनी होता है, जिससे हमारे जो सीलिंग है, सीलिंग में थोड़ी चमक आ जाती है। अगर हम नॉर्मली कोल मतलब कोयला किसका होता है, कार्बन का। कार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है। ये दोनों भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप से। और इन रिएक्शन के वक्त अगर हम कोयला, नॉर्मली हम कोयला नहीं, हम बस वुड कंसीडर करें। अगर हम वुड में भी कार्बन होता है। अगर हम वुड को बर्न करें, अगर हम वुड को जलाएं तो उसमें से हमें गर्मी मिलती है। मतलब क्या कि हीट बाहर निकलती है। हीट बाहर निकलना मतलब क्या, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये एग्जांपल हम याद रखना है। और एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, वो हैं जो हमारे पेट में डाइजेशन होता है वो, क्योंकि हमारी बॉडी जो गरम रहती है, गरम रहने का कारण यही होता है कि फूड है वो बर्न होता है। बर्न का मतलब बर्न, जो फूड होता है, जो हम फूड खाते हैं वो इतना बड़ा फूड है, वो टूटता है। वो टूटने के बाद स्मॉलर पार्ट्स में होता है। ओके, ये बड़ा है, वो टूटने के बाद स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ये टूटने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलती है। तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकलती है। जो रेस्पिरेशन में हीट बाहर निकलती है उसकी वजह से ही हमारी बॉडी गर्म रहती है। वो डिकम्पोज होने के वक्त वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकालती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो लेट्स टॉक अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि कोई भी एक रिएक्टेंट है, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका अर्थ क्या होता है, ब्रेक डाउन। डिकम्पोजिशन का अर्थ क्या है, टूटना। सो अगर नॉर्मली हम ले फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का रहता है। अगर हम उसे हीट करें तो वो टूट के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, जिसकी जो फेरिक ऑक्साइड है वो वाइट कलर का होता है। सो इससे जो ये सल्फर के जो गैसेस हैं, इनकी एक अलग ही स्मेल आती है। वो जो गैस है उसको हाथ से हमारी तरफ लेना होता है। डायरेक्ट हमें टेस्ट ट्यूब के सामने नहीं अपना मुंह लाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी पॉइजनस गैस होती है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती है। FeSO4.7H2O ये है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। सो ये हाइड्रेटेड फॉर्म, इसका मीनिंग क्या होता है, हाइड्रेटेड का अर्थ होता है कि इसके अंदर पानी है। और ये ध्यान में रखना है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोलते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब हम कोई भी एक रिएक्टेंट है उसको हम
दो दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं, उसको तोड़ते वक्त जब हम हीट का यूज करते हैं तो वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब थर्मल मतलब क्या, हीट का यूज करके जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर गैस है। ये रही उसकी रिएक्शन। ये रिएक्शन बस नॉर्मली देखे कि यहाँ पे लीड नाइट्रेट है, उसको हमें थर्मल डिकम्पोज किया। थर्मल डिकम्पोजिशन का अर्थ क्या है कि हीट उसको दी, उसको हमने हीट दी जिसकी वजह से वो टूट गया लीड ऑक्साइड, लीड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो है ब्राउन कलर गैस, वो है ब्राउन कलर गैस। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे बस आपको रेशियो याद रखना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो 2:1 का रेशियो है। और ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मली इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो ये एक्सपेरिमेंट में आपको बस ये रेशियो याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिल्वर क्लोराइड है वो टूट जाता है सिल्वर और क्लोराइड में सनलाइट की प्रेजेंस में। सो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है, मतलब ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और इसमें जो एक कलर चेंज है कि जो ये व्हाइट कलर की सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में बन जाता है। सिल्वर का कलर होता है ग्रे और सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट। तो ये और एक रिएक्शन है कि सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम होता है सिल्वर ब्रोमाइड एक हैलोजन है जो उसका सिंबल Br है, सिल्वर का सिंबल है Ag। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड गैस में टूट जाता है। और ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांसेस है कि पहले हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमने देखा एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हीट देना, हीट बाहर दे दिए, हीट देना। और जो रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब करती है मतलब अपने अंदर गर्मी ले लेती है, मतलब हीट जो एनर्जी रहती है, एनर्जी मतलब हीट, जो भी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। नॉर्मली ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब ये एक्टिविटी में एग्जांपल दिया है कि अमोनियम क्लोराइड को जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया, बेरियम क्लोराइड और वाटर निकलता है। और इसके साथ हम जब टेस्ट ट्यूब को अगर हम ये रिएक्शन अगर हम टेस्ट ट्यूब में करें, इसको अगर हम हाथ लगाए तो हमें थोड़ा सा कोल्ड फील होता है। मतलब ये टेस्ट ट्यूब ठंडी पड़ जाती है। ठंडी पड़ने का कारण बस इतना ही होता है कि जो एनर्जी जितनी भी होती है उसको वो एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमें वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी ठंडी फील होती है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाँ, सो इस रिएक्शन को आप सिंपली समझिए कि ये ए है, ये ए बी है, कि इसके साथ अगर सी आया तो ये ए सी बन जाता है और बी बाहर। मतलब ए बी एक ए और बी एक कपल है, इसमें एक सी की एंट्री हो जाती है। सी ए के साथ अच्छे कांटेक्ट कर लेती है तो ए सी के साथ रह जाता है और बी को घर से बाहर निकालती है। इस रिएक्शन में, इस एक्टिविटी में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पहले सैंड पेपर से आयन नेल मतलब ये जो आयन नेल है, आयन नेल को हमें पॉलिश करना, हमें इसको पॉलिश करना, इसको आपको हमें रब करना पड़ता है, जिससे जो ऑक्साइड की लेयर होती है, किसकी लेयर, ऑक्साइड की लेयर है, वो हमें हम हटा देते हैं। ऑक्साइड की लेयर हम क्यों हटाते हैं? बिकॉज ऑक्साइड की लेयर प्रिवेंट करती है रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन होने के लिए हमें नेल से हमें सैंड पेपर से नेल को पॉलिश करना होता है। अगर हम ये रिएक्शन नॉर्मली देखिए कि हम आयन नेल को हम कॉपर सल्फेट में डीप करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ये पहले कॉपर सल्फेट जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसकी इंटेंसिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी मतलब वो पहले बहुत डार्क ब्लू होता है, वो धीरे धीरे लाइट ब्लू हो जाता है, वो धीरे धीरे लाइट ब्लू हो जाता है। जो पहले बहुत डार्क ब्लू था वो धीरे धीरे अभी लाइट ब्लू बन जाता है, वो धीरे धीरे अभी लाइट ब्लू जाता है। ये जो कलर का चेंज हुआ है इसका कारण है कि जो आयन है वो ये जो आयन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयन सल्फेट बनाता है, जिसकी वजह से जो कॉपर की लेयर है वो आयन नेल पे चढ़ जाती है और जो आयन है वो आयन मिक्स हो जाता है उस सॉल्यूशन में। सबसे इम्पोर्टेंट हमें अगर
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है तो हमें ये जो टेबल है वो हमें बाय हार्ट ही होना चाहिए, जिसमें जो ये इतने एलिमेंट है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से लीड ज़्यादा रिएक्टिव है, लीड से ज़्यादा आयन, आयन से ज़्यादा जिंक, जिंक से ज़्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम। सो ये चीज़ आपको हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। ये नॉर्मली अगर हम यहाँ पे समझने जाए तो ऐसे समझिए कि लीड से स्ट्रॉन्ग आयन है, आयन से स्ट्रॉन्ग जिंक है, जिंक से स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से स्ट्रॉन्ग मैग्नीशियम है, कॉपर से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन है, और सबसे कमजोर मतलब क्या है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सो ये ध्यान में रखना। मर्क्यूरी के ज्यादा रिएक्शंस आते नहीं है तो उसके बारे में सोचना क्या कुछ फायदा ही नहीं है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का और एक एग्जांपल देता हूँ। ये AB की फैमिली है और ये CD की फैमिली है। तो अभी क्या होता है कि C A के साथ रहने लगता है और B D के साथ रहने लगता है। तो अभी नई फैमिली क्या बन गई, AC और BD। तो ये जो नई फैमिली हुई मतलब क्या कि दोनों घर से एक एक जन यहाँ वहाँ चले गए। तो ये है एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉर्मली प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, सॉलिड फॉर्म करना, मतलब ऐसे पाउडर जैसे फॉर्म करती है रिएक्शन में। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेसिपिटेट मतलब बस रिएक्शन करते वक्त एक पाउडर फॉर्म होना, और ये पाउडर वाटर में इनसोल्यूबल होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। और इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स मतलब क्या कि अगर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो सोडियम आयन है और सल्फेट आयन है, और यहाँ पे बेरियम आयन है और क्लोरीन आयन है। तो सोडियम का आयन क्लोरीन के साथ चला जा रहा है, सल्फेट का आयन जा रहा है बेरियम के साथ। मतलब क्या, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में याद रखनी है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स के बीच आयन एक्सचेंज होना। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन का मतलब किस में से आता है, ऑक्सीजन से। नॉर्मली ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ओके। मतलब क्या, कोई भी रिएक्शन में अगर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसका अर्थ होता है कि वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। कोई भी रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे देखा कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है और वहां पे क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। मतलब क्या कि ऑक्सीजन फाइनल कंपाउंड में आके ज्वाइन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ऑक्सीजन कोई भी रिएक्शन से निकल जाता है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। जब ऑक्सीजन कोई भी रिएक्शन से निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सो यह बहुत सिंपल टर्म है कि कोई भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो हम बोलते हैं और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, रिडक्शन। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, ओके। और अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जस्ट इसके अपोजिट बोला। और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम बोलते हैं उसको रिडक्शन, तब हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। ये चीजें बस ध्यान में रखिए और ये इक्वेशंस हम अच्छे से देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे निकल जा रहा है, ऑक्सीजन निकला मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। इन दोनों का मतलब क्या कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इनको हमने नाम दिया रेडॉक्स रिएक्शन। हमने इनको नाम दिया रेड ऑक्स रिएक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मतलब क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन। और एक देखिए, इधर भी देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकलना मतलब क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकलना क्या होता है, रिडक्शन।
और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या ज्वाइन हो रहा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हमने जो पहली एक्टिविटी की थी कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलाया, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको क्या हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और नॉर्मली हमें बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या फॉर्म होते हैं, ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म होते हैं, ऑक्साइड। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो व्हाट इज कोरोजन। अगर हमने कोई भी लोहे की चीज बाहर रखी तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। या फिर अगर आपने इलेक्ट्रिकल पोल्स देखे होंगे या फिर कोई भी पोल्स, आपने लाइट के पोल्स देखे होंगे, वो पहले तो अच्छे से कलरफुल रहते हैं, बाद में थोड़े ईयर्स के बाद वो ब्राउन पड़ जाते हैं। वो ब्राउन होने का कारण होता है कि वो रस्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग का सिंपली मीनिंग ऐसा है कि जो आयन है, आयन के ऊपर ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर, ये दोनों मिलके उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ब्राउन कोटिंग बन जाती है, ब्लैक ब्राउन कोटिंग बन जाती है। जो ये ब्राउन कोटिंग बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कोटिंग को रस्टिंग ऑफ आयन। ये मुझे बताओ कि कोई भी चीज पे केमिकल रिएक्शन हो जाती है, मतलब वो चीज कमजोर हो जाती है। वो चीज कमजोर होने के कारण उसको अगर हमें रिपेयर करना है तो हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है कोई भी डैमेज चीज को रिपेयर करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कॉपर का कोरोजन होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो उसका ब्लैक कलर हो जाता है, और जब आयरन का कोरोजन हो जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है या रेडिश ब्राउन। तो रैंसिडिटी मतलब ऐसा है सिंपली कि जो भी अगर हमने कोई वेफर्स है, वो अगर वेफर्स हमने लाए, हमने पैकेट फोड़ के रख दिया, अगर हम 3-4 घंटे बाद अगर उसको फिर से खाने जाए तो वो जो वेफर्स है वो थोड़े से नरम हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन उन वेफर्स पे रिएक्ट करता है। उन रिएक्शन के बाद जो वेफर्स के अंदर फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उसमें से उसकी वजह से जो वेफर्स का जो अच्छा सा टेस्ट हो जाता है वो खराब हो जाता है। नॉर्मली जो वेफर्स के पैकेट है वो बहुत फूले होते रहते हैं, मतलब बस दिखने में बहुत बहुत फूला हुआ पैकेट, जब फोड़ते हैं तो उसमें बस 4-5 वेफर्स निकल जाते हैं। तो बस उसमें जो इतना सारा जो होता है वो गैस होता है। वो गैस का एक ही काम होता है कि वो गैस नॉर्मली नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होने देती, जिसके वजह से जो अपने वेफर्स है वो खराब नहीं होते और उनका टेस्ट बहुत टाइम तक अच्छा ही रहता है। पर जब हम पैकेट फोड़ जाते हैं, नाइट्रोजन गायब, उसके बाद ऑक्सीजन आके मटेरियल है उसके फैट्स और ऑयल्स को ऑक्सीडाइज करके उसका टेस्ट और स्मेल चेंज कर जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन है वो एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो नाइट्रोजन है वो एंटीऑक्सीडेंट जैसे बिहेव करता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। बस 2 वीक्स का टाइम बचा है, 2 वीक्स के अंदर पूरा अपनी जी जान लगा दो और टर्म 1 फोड़ दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।